नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी समाचार एजेंसी के साथ पॉडकास्ट शो में कई विषयों पर खुलकर बात की। सीएम के रूप में 8 वर्षों के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धियों के बारे में पूछे जाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, मेरा मानना है कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जनता की संतुष्टि होनी चाहिए। पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो भी रूपरेखा तैयार की थी और उन क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सीएम योगी ने कहा, सेवा, सुरक्षा और सुशासन का मॉडल को प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में लागू करने के कारण जनता का व्यापक आशीर्वाद हमारी पार्टी के साथ। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हमारी पार्टी कोशिश करेगी। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। छत्तीसगढ़ में आज पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के महासचिव भूपेश बघेल और उनसे जुड़े करीबियों के ठिकानों पर सीबीआई ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 20 से अधिक जगहों पर छापा मारा। सीबीआई ने जिन परिसरों में छापा मारा है उनको लेकर जानकारी है कि उसमें भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, सीएम रहते हुए भूपेश बघेल के सलाहकार विनोद वर्मा और सीएम की ओएसडी सौम्या चौरसिया और भी कई लोगों के ठिकाने शामिल हैं। भूपेश बघेल की सरकार पर ऑनलाइन सट्टे के गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों में भूपेश बघेल के कई करीबी नेता और अधिकारी लंबे समय से जेल में हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद हिंसा मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को एसआईटी की टीम ने नोटिस दिया। बर्क ने बताया कि मुझे धारा 35(3) के तहत नोटिस मिला है। चूंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और सांसद भी हूं, इसलिए मैंने पुलिस को जांच के दौरान पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा आज सभी राजनीतिक दलों के साथ अहम चर्चा में भाग लेंगे। ये चर्चा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी बरामद होने के आरोपों के संदर्भ में हो रही है। संसद में सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। वहीं राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सांसदों ने लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, बीते 10 वर्षों में देश में न्यूक्लियर रिएक्टर की संख्या बढ़ी है। कई क्षेत्रों में रिएक्टर स्थापित करने का काम शुरू किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचल तेज होती जा रही है। चुनाव से पहले आज दिल्ली में बिहार के सभी एनडीए सांसद जुट रहे हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 42 सांसद शामिल होंगे। सभी सांसद बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल के घर पर जुटेंगे। वहीं 29 और 30 मार्च को भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर जा रहे हैं। इसलिए अमित शाह के बिहार दौरे से पूर्व इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आधिकारिक तौर पर इंडी ब्लॉक के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के बजट पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि शिक्षा क्षेत्र में दिल्ली की सरकार दिल्ली को अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत आज गोवा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे। बजट में गोवा सरकार की अगले साल की योजनाओं और खर्चों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। 4 दशक से ज्यादा के अपने करियर में राजीव गौबा ने केंद्र सरकार, बिहार सरकार और झारखंड सरकार में अहम पदों पर काम किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत जूली बिशप से दिल्ली में मुलाकात की। जयशंकर ने इस मुलाकात की एक तस्वीर एक्स पर साझा करते हुए लिखा, दिल्ली में म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत जूली बिशप से मिलकर प्रसन्नता हुई। उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। राज्य के विधि मंत्री ऋषिकेश पटेल ने राज्य विधानसभा में कहा, न्यायिक प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्य सरकार ने राजकोट, सूरत और वडोदरा जिला मुख्यालयों में 3 नए मध्यस्थता न्यायाधिकरण का प्रावधान किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नई दिल्ली में दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की संचालन समिति की 84वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी MRI मशीन विकसित की है। इसे अक्टूबर तक नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में परीक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य उपचार की लागत घटाना और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता कम करना है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 33वीं बैठक मंगलवार को चीन के बीजिंग में आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक में भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने सीमा पार सहयोग और आदान प्रदान जल्द से जल्द फिर शुरू करने और सीमा पार नदियों तथा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने इस साल के अंत में भारत में आयोजित होने वाली विशेष प्रतिनिधियों की अगली बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा की। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि बच्ची को गलत तरीके से पकड़ना, उसे पुलिया के नीचे खींचकर ले जाने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का अपराध नहीं है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस फैसले को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला जज की असंवेदनशीलता और अमानवीय रुख को दर्शाता है। इस फैसले में की गई टिप्पणियां कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ है। ओडिशा विधानसभा में मंगलवार को खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस के 12 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद भी वो सदन के अंदर ही धरने पर बैठ गए। भाजपा विधायक इरासित आचार्य ने कहा कि विधायकों को निलंबित करने का फैसला स्पीकर का है, लेकिन सत्र शुरू होने के बाद से कांग्रेस के विधायकों का व्यवहार अनुचित रहा है। बीजेपी ने मुस्लिम समाज में अपनी पहुंच बनाने और सबका साथ सबका विकास के पीएम मोदी के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए अहम पहल की है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने दिल्ली सहित देश भर में सौगाते मोदी कार्यक्रम की शुरुआत की है। बीजेपी ने दिल्ली से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। देश भर के गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी यानी मोदी किट दी जाएगी। किट में सेवैयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी जैसे खाने के सामान के साथ कपड़े भी होंगे। देश को टीबी मुक्त बनाने में मदद के लिए पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय मिशन मोड में काम कर रहा है। भारत में पहली बार ड्रोन के जरिए कॉर्निया को एक से दूसरे अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली एम्स और ICMR ने कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए ड्रोन का सफल परीक्षण किया और इसमें सफलता मिली। हरियाणा के सोनीपत से उड़ान भरते हुए ड्रोन ने महज 40 मिनट में झज्जर स्थित NIC परिसर होते हुए दिल्ली एम्स तक कॉर्निया को पहुंचाया, जिसके चलते तय समय तक मरीज की आंख का सफल ऑपरेशन हुआ। हिमाचल में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बेरोजगारी दर 5.4% तक पहुंच गई। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने अविरल निर्मल नर्मदा योजना को मंजूरी दी है।
मध्य प्रदेश में नमामि गंगे की तर्ज पर अब अविरल नर्मदा योजना पर काम किया जाएगा। कैंपा फंड के अंतर्गत नर्मदा नदी के दोनों किनारे 10 किलोमीटर के क्षेत्र में सरकार वन भूमि पर बृहद पौधारोपण करेगी। बांग्लादेश के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता की ओर अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत ने इस संघर्ष में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी और दक्षिण एशिया के इस ऐतिहासिक पल में अपने पड़ोसी के साथ मजबूती से खड़ा रहा। अभिनेत्री रूही सिंह को इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रूही सिंह आगामी वेव्स 2025 कार्यक्रम में एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिहार में आरा रेलवे स्टेशन पर 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। दरअसल स्टेशन पर एक युवक ने 2 लोगों को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। घरेलू शेयर बाजार में हरियाली बरकरार। लगातार 8वें कारोबारी दिन बाजार में सकारात्मक रुख के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 150.68 अंक चढ़कर 78,167.87 अंक पर कारोबार करता दिखाई दिया। केंद्रीय बैंक ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि 50,000 रुपए तक के प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों पर कोई सेवा शुल्क या निरीक्षण शुल्क नहीं लगाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यूएसआईबीसी के एक कार्यक्रम में कहा कि नवी मुंबई के उपनगरीय इलाके में अपने परिसर स्थापित करने में 5 विदेशी विश्वविद्यालयों ने दिलचस्पी दिखाई, जिसमें अमेरिका के 3, ब्रिटेन का 1 और 1 ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टाइम्स ड्राइव ऑटो अवार्ड्स 2025 में कहा कि वाहन कबाड़ नीति से कल पुर्जों की कीमतों में 30% की कमी आने की उम्मीद। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसे में वाहनों की कीमत में भी कमी आ सकती है, जिसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा फटाफट अंदाज में। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। केंद्र सरकार ने बाजार की अटकलों पर नकेल कसने के लिए गेहूं के स्टॉक की साप्ताहिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की। खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और बाजार में सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने की रणनीति के तहत 1 अप्रैल से सभी व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होगी अपने गेहूं के स्टॉक की जानकारी। सैमसंग ने टैरिफ से बचने के लिए कल पुर्जों के आयात में की हेराफेरी। भारत सरकार ने मांगे 5,154 करोड़ रुपए। सीमा शुल्क आयुक्त सोनल बजाज ने आदेश में कहा सैमसंग ने कानूनों का उल्लंघन किया है और सीमा शुल्क प्राधिकरण के समक्ष झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए। सेंट्रम इंस्टीट्यूट रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दूरसंचार कंपनियां प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे दूरसंचार कंपनियों को अपने राजस्व में सुधार करने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय दूरसंचार क्षेत्र वर्तमान में एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहा है। वहीं प्रतिस्पर्धी तीव्रता भी कम हो गई है। भारतीय एयरलाइन कंपनियां इस साल ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के तहत प्रति सप्ताह कुल 25,610 उड़ानों का परिचालन करेंगी। नगर विमानन महानिदेशक ने इस बात की जानकारी दी है। कर्मचारियों की नई यात्रा नीति के तहत एयर इंडिया के सीईओ, शीर्ष अधिकारी और वरिष्ठ कमांडर भारतीय शहरों में इकोनॉमी क्लास में यात्रा करेंगे। एयर इंडिया की नई नीति अगले महीने से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। शीर्ष प्रबंधन के लिए ये नीति 1 अप्रैल से, जबकि वरिष्ठ कमांडरों के लिए ये 1 जून से प्रभावशाली होगी।
कृषि क्षेत्र की कंपनी कोर्टेवा एग्रीसाइंस ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में 10 करोड़ किसानों की सेवा करने में लगे 5 लाख ग्रामीण उद्यमियों का समर्थन करने के लिए वैश्विक कृषि उद्यमिता अकादमी शुरू की। बाजार के उठापटक के बीच फरवरी में निवेशकों ने हाइब्रिड म्यूचुअल फंड 21,657 करोड़ रुपए निकाले, जबकि 28,461 करोड़ रुपए जुटाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के लिए इजरायल समर्थक लियो ब्रैंट बोजेल तृतीय को राजदूत नामित किया। रूस के साथ युद्ध रोकने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए अमेरिका और यूक्रेन ने सुरक्षित नौवहन बल प्रयोग को समाप्त करने और काला सागर में व्यावसायिक जहाजों पर हमले रोकने पर सहमति बनाई। इस पर व्हाइट हाउस ने कहा कि सैन्य उद्देश्यों के लिए भी व्यावसायिक जहाजों का उपयोग नहीं किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन इस पर भी सहमत हुए हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध बंदियों के आदान प्रदान, नागरिक बंदियों की रिहाई और यूक्रेनी बच्चों की वापसी में मदद करेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा कि यदि हमास शेष बंधकों को रिहा करने से इनकार करता रहा तो इजराइल गाजा में और अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। उत्तरी गाजा में सैकड़ों फिलिस्तीनियों ने इजराइल के साथ युद्ध समाप्त करने का आह्वान करते हुए हमास विरोधी नारे लगाए। बेलारूस के अधिनायकवादी नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 7वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने शपथ ग्रहण समारोह में अपने विरोधियों को विदेशी एजेंट बताया और कहा कि वे जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। लुकाशेंको ने कहा कि आधी दुनिया हमारे तानाशाही के मॉडल के सपने देख रही है, जिसमें वास्तविक असली व्यापार और हमारे लोगों के हित प्राथमिकता में है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के खिलाफ सेना के तख्तापलट की खबरों को अफवाह बताते हुए इसके लिए पराजित ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अफवाहें जुलाई-अगस्त 2024 के विद्रोह के खिलाफ पराजित ताकतों के बड़े हथियार हैं। मोहम्मद यूनुस ने पिछले वर्षों के विपरीत इस वर्ष राजधानी में राष्ट्रीय दिवस पर कोई सैन्य परेड नहीं होगी, जिला स्तर पर परेड हमेशा की तरह होगी। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में लगी जंगल की आग के कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तेजी से फैल रही आग ने ओइसोंग में सदियों पुरानी गौनसा मंदिर को भी नष्ट किया। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को दक्षिण पूर्व में स्थित सांचियोंग काउंटी में लगी आग ने तेज हवाओं के कारण 14,000 एकड़ से अधिक जंगल को जला डाला। नेपाल सरकार 16 से 18 मई 2025 तक काठमांडू में जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद आयोजित कर रही है। सागरमाथा संवाद फ्लैगशिप डायलॉग द्विवर्षीय कार्यक्रम, जिसके माध्यम से नेपाल वैश्विक स्तर पर पहाड़ों के लिए आवाज उठाने की योजना बना रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में गुवाहाटी में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना होगा राजस्थान रॉयल्स से। कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों टीमें अपना पहला मैच हार कर आ रही हैं, तो दोनों टीमों की कोशिश जीत से वापसी करने पर होगी। पंजाब किंग्स ने आईपीएल के 18वें सीजन की शुरुआत जीत के साथ की। उसने मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस को 11 रनों से हराया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 243 रन बनाने के बाद गुजरात टाइटंस को 5 विकेट पर 232 रन पर रोक दिया। मुल्लापुर स्थित महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस साल के पहला वनडे विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 29 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच आयोजित होगा। ये 5वां अवसर होगा जब भारतीय महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा, जबकि 2013 के बाद ये पहली बार होगा। भारत ने पिछली बार महिला टूर्नामेंट की मेजबानी 2016 में T20 विश्व कप के दौरान की थी।
विश्व नंबर 2 पोलैंड की ईगा स्वियाटेक ने मियामी ओपन के राउंड ऑफ 16 में यूक्रेन की नंबर 22 सीड एलेना स्वितोलिना को 7-6, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जॉर्डन के अम्मान में चल रहे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में पूर्व चैंपियन सुनील कुमार ने मंगलवार को भारत के लिए मेडल रैली की शुरुआत की। उन्होंने ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। सुनील ने क्वार्टर फाइनल में तजाकिस्तान के सुखरोब अब्दुलखाइब को 10-1 से हराकर शानदार शुरुआत की, लेकिन सेमीफाइनल में ईरान की यासिन अली याजदी से 3-1 से हार गए। इसके बाद भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक मुकाबले में चीन के जियासिकन हुआंग को 3-1 से मात देकर पदक अपने नाम कर लिया। विकी कौशल की फिल्म छावा का जलवा 40वें दिन भी बरकरार। फिल्म ने 40वें दिन 1.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। आर माधवन की फिल्म टेस्ट का ट्रेलर निर्माताओं ने किया जारी। ये फिल्म 4 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। एनिमेटेड वेब सीरीज द लेजेंड्स ऑफ हनुमान का 6ठा सीजन इस हनुमान जयंती यानी कि 11 अप्रैल OTT पर होगी स्ट्रीम। राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने अपने नाम से बब्बर सरनेम हटाकर मां स्मिता पाटिल का नाम जोड़ा। अभिनेता सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद का मुंबई नागपुर हाईवे पर हुआ कार एक्सीडेंट। वहीं सोनू सूद की पत्नी की हालत के बारे में अब बताया जा रहा है कि वो अब ठीक है। समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट से जुड़े विवाद मामले में महाराष्ट्र साइबर सेल को दर्ज कराया बयान। समय ने बयान में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि वो आगे से सावधानी रखेंगे जिससे ऐसी घटना दोबारा न हो। अभिनेत्री नुसरत भरूचा की फिल्म छोरी 2 का टीजर रिलीज हो गया है। 11 मार्च को OTT पर फिल्म का प्रीमियर होगा। अजय देवगन की फिल्म रेड 2 से रितेश देशमुख का पहला लुक सामने आया। फिल्म इसी साल 1 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अक्षय कुमार की हाउसफुल फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी फिल्म हाउसफुल 5 6 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और तब्बू की फिल्म दे दे प्यार दे का अगला भाग इसी साल 14 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगा। सुभाष कपूर की कोर्ट ड्रामा फिल्म जॉली LLB की तीसरी कड़ी जॉली LLB 3 इस साल 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। प्रतीक गांधी और पत्र लेखा स्टार फिल्म फुले का ट्रेलर जारी। फिल्म फुले 11 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म मुफासा द लायन किंग आज से OTT पर स्ट्रीम हुई। फिल्म के हिंदी संस्करण में शाहरुख खान, आर्यन खान और अब्राम खान ने आवाज दी है। तमन्ना भाटिया की फिल्म ओडेला 2 17 अप्रैल को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार। मन की